हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एम के जैन क्लासेस। और आज हम अपना चैप्टर फिनिश कर लेंगे। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अभी तक हमने क्या कर लिया था? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों ने क्या कर लिया? चलिए पहले लिखते हैं फिर बात करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या कर लिया है हमने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया था ना कल। 3 तरीके से समझाया था। कौन से 3 मेथड्स थे? न्यूक्लियर, हेलोबियल एंड सेल्यूलर। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कर ली, बोथ इन मोनोकोट एंड डाइकोट, जिसको हम और क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। दोनों केस में फिनिश अप कर लिया। डाइकोट में भी कर लिया और मोनोकोट में भी कर लिया। और मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 और इवेंट्स लिखवाए थे। वो क्या फॉर्मेशन ऑफ सीड या डेवलपमेंट ऑफ सीड, वन एंड द सेम थिंग। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड थर्ड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, या फोर्थ है ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ये 2 ऑलरेडी डन, दीज 2 लेफ्ट। और जिसका सबसे बड़ा अकाउंट है, जो सबसे भारी भरकम तरीके से पढ़ना है, वो है सीड। फ्रूट की हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। फ्रूट को सिर्फ हम यही बताएंगे इट इज राइपेंड ओवरी। क्यों नहीं बताएंगे ज्यादा? क्योंकि 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में हमने सीड को फ्रूट को बहुत डिटेल में पढ़ा था। टाइप ऑफ फ्रूट हमने वहां पे पढ़े थे, इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। शाइजोकार्पिक फ्रूट, ड्राई फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कॉम्पोजिट फ्रूट, ये फ्रूट वो फ्रूट, सब कुछ वहीं पे है। तो यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है ज्यादा डिटेल में। गॉट इट? अब ये जो 2 इवेंट हैं ये होंगे कैसे, उसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी हम क्या करेंगे, रिकैपिचुलेशन। और रिकैपिचुलेशन नहीं बोलूंगी मैं इसको, मैं क्या बोलूंगी कि अभी एम्ब्रियो बनने के बाद हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे हाथ में हैं। दिस इज दी ओवरी, है ना? ये ओवरी को हम थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और ये करना अब जस्टिफाई भी है ना, जस्टिफाइड है ये सब, इसको बड़ा करना। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो है फीमेल गैमीट वो फर्टिलाइज हो चुका, फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हैज बीन टेकन प्लेस। उसके बाद एंडोस्पर्म भी बन चुका है, एम्ब्रियोजेनेसिस सब कुछ हो चुका है। तो इस वक्त तो ओवरी इतनी बड़ी स्वॉलन हो जाती है, और स्वॉलन मैच्योर ओवरी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फ्रूट। ठीक है, तो मैंने ओवरी को ऑलरेडी बड़ा बना दिया है। ओवरी के अंदर हमारे पास क्या प्लेस्ड है? ओवरी के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है क्या? ओ आई मस्ट यूज सम डिफरेंट कलर, है ना? था तो बेटा डिफरेंट ही, है ना? ये कैसे वाइट बन गया? चलो लेट्स इरेज इट। तो ये जो ओवरी है, ओवरी के पास क्या प्रेजेंट है? ये है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा सेम ही कलर का बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये है मेरे पास ओव्यूल। ये लीजिए, ओव्यूल के पास क्या है? देयर आर प्रेजेंट 2 इंटेग्यूमेंट्स। दिस इज फर्स्ट इंटेग्यूमेंट, दिस इज द सेकंड इंटेग्यूमेंट। और इसके अंदर क्या डेवलप हो गया था बताओ? इसके अंदर क्या बन चुका है? चलो उसको एक डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। इसके अंदर अब बना पड़ा है क्या? एक एम्ब्रियो। कौन सा बना लूं? चलो मेरा फेवरेट ना थोड़ा डाइकोट वाला है ना? तो मैं डाइकोट एम्ब्रियो की बात कर लेती हूँ। और ये क्या था नीचे? सस्पेंसर। बीच में मैंने क्या बना दिया? एम्ब्रियो। मैम आपने एंडोस्पर्म क्यों नहीं बनाया? बेटा क्योंकि डाइकोट के केस में मैक्सिमम एंडोस्पर्म ना, ये जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना, ये कंज्यूम कर लेता है। और जो कंज्यूम नहीं हो पाता ना, उसको भूखमरी के मारे क्या कर लेता है? अपने इन कॉटिलिडन्स के अंदर स्टोर कर लेता है, कि जब मैं उगूंगा, मैं जर्मिनेट होऊंगा कभी, तो इनिशियल जर्मिनेशन के लिए मुझे फूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो न्यूट्रिएंट्स मैं कहाँ से ले लूंगा? जो मैंने स्टोर करके अपने कोटिलिडन के अंदर रखे हैं। गॉट इट? तो इसलिए ज्यादा एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स ही होते हैं मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट्स। लेकिन एग्जाम्पल अभी लिखवाऊंगी, एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एल्ब्यूमिनस भी हैं, वो अभी बात करेंगे आगे। अभी क्या हुआ? व्हाट वाज दिस? ये जितने भी फालतू के अब फ्लोरल पार्ट्स थे ना, वो विदर ऑफ हो जाएंगे। कुछ कुछ में एक आध में सेपल बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, उस पर देखा ना ग्रीन ग्रीन कलर के सेपल अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज
जो आलतू फालतू के, अब जितने, अब सब आलतू फालतू हो गया ना हमारे लिए, हमने तो अपना काम कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवानी थी, जितने बचे हुए रिमेनिंग फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं वो विदर ऑफ होके झड़ जाएंगे, खत्म उनका काम। अब क्या हो गया, अब हम किसके साथ बचे हैं, हमारे पास एक तो है ये ओवरी, ये ओवरी का अब क्या होगा, ये ओवरी कैसी हो चुकी है, ये ओवरी हो चुकी है मैच्योर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो ओव्यूल था वो किस में तब्दील हो जाएगा, अब सीड में, तो इस ओवरी को हम क्या बोलेंगे, मैच्योर ओवरी, मैच्योर या राइपेंड ओवरी, और ये जो मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी फ्रूट, तो जो हम खाते हैं इट इज फ्रूट, राइपेंड ओवरी हम खाते हैं। उसके बाद ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो येलो कलर का प्रेजेंट है ये हमारे पास क्या है, दिस इज ओव्यूल, तो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल भी क्या हो चुका है, अरे 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 ओव्यूल की स्पेलिंग क्या बना दी है हम लोगों ने, ओव्यूल, तो जो ओव्यूल है बेटा हमारा ये भी मैच्योर हो चुका है, ये भी पक चुका है, और अब इस राइपेंड ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे, इट इज नाउ नोन एज दी सीड, और सीड ने अंदर किसको पकड़ के बैठा हुआ है, सीड, सीड के अंदर हमेशा क्या इनक्लोज्ड होता है, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एम्ब्रियो, तो ये है इसके पास एम्ब्रियो, ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड, ये है चलाजल एंड। मैम इनको अभी भी लिख रहे हो, वो इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि बेटा जब आपको अभी एक डाइकोट सीड दिखाऊंगी, दिखाई देते हैं, दिखाना क्या है, ये है डाइकोट सीड, पहचान गए, हमारा काला चना, ब्लैक ग्राम, यहाँ पे आपने देखा ये छोटा सा एक, छोटा सा दाना सा, एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, ये पोर क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो लिखा भी हुआ, इट इज रिप्रेजेंटिंग द माइक्रोपाइल, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइलम को, हाइलम क्या था, जहां पे ओव्यूल था, ओव्यूल का जो स्टोक था दैट इज फ्यूनिकुलस, वो फ्यूनिकल जहां पे अटैच हो रहा था विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, उस पॉइंट को हमने कहा था हाइलम, हाइलम को और माइक्रोपाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइक्रोपाइल क्या था, इट वाज अ पोर, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा पोर ही होता है, आप आज सीड को देखना ब्लैक ग्राम के, इस पोर से क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है उसको अंडरलाइन कर लेना, कि ये ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई में असिस्ट करता है, कब, व्हेन दिस सीड स्टार्ट टू जर्मिनेट, जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की भी और ऑक्सीजन की भी, तो वाटर और ऑक्सीजन इसके अंदर कहां से एंटर करेगा, थ्रू दिस माइक्रोपाइलर पोर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर, दिस वाज द माइक्रोपाइल, समझ आ गया, तो इसीलिए मैंने माइक्रोपाइल को बड़े एम्फेसिस के यहाँ के साथ यहाँ पे लिखा है, ठीक है मैम। ओव्यूल बन गया सीड, उसके अंदर बैठा हुआ है एम्ब्रियो, मैम ओव्यूल के जो दो इंटेग्यूमेंट है इनका क्या होगा, ओव्यूल के ये जो दो इंटेग्यूमेंट है ना बेटा, ये अभी सीड के कोट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एक ये जो बाहर वाला है ये क्या है, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट, बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये आउटर इंटेग्यूमेंट को अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ओव्यूल पक चुका है, सीड बन चुका है, अब इसको आउटर इंटेग्यूमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेस्टा, टेस्टा, क्या है ये, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये क्या है इसके अंदर, मैंने आउटर को ठीक लिखा है ना, हाँ ये क्या है मेरे पास, इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, अब इसको भी इनर इंटेग्यूमेंट नहीं बोलेंगे भैया, इसको भी नया नाम चाहिए, इसको अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज टेगमन, ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक हो गया टेस्टा, एक हो गया टेगमन, और इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, सीड कोट्स के लिए क्या टर्म यूज होती है, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म, नहीं नहीं, पेरिस्पर्म बोल सकते हो आप इसको, तो पेरिस्पर्मिक सीड भी मैंने आपको बताए थे क्या होता है, जिनके अंदर न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है, चलो वो चीजें बाद में करेंगे, तो टेस्टा और टेगमन क्या हो गया, आउटर सीड कोट, क्या बन गई ये, आउटर सीड कोट, और ये क्या बन गया हमारे पास, इनर सीड कोट, समझ में आ गया, तो उसकी कवरिंग हो गई ये हमारे पास क्या, टेस्टा एंड टेगमेंट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम इसको लेंगे इन डिटेल, मैंने सीड बना दिया है, तो अब अगर आपको सीड को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सीड इज द मैच्योर्ड और राइपन्ड ओव्यूल, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड, तो सीड क्या होता है बेटा, सीड होता है क्या,
ripened या मैच्योर्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। और मैंने उसकी बता दी बाहर क्या होती है, टेस्टा प्रेजेंट होती है, टेगमन प्रेजेंट होती है, वो सब कुछ हमने बात कर ली। पेरिस्पर्मिक सीड की बात कर ली जिनके अंदर न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है। अब यहाँ आ जाइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइकोट सीड की। ये दिख ही रहा है, कोई भी सीड जो सोक करने पे या वैसे ही तोड़ के ऐसे दो पार्ट्स, जिसकी वजह से पी, मटर मटर खाते हैं ना, उसका भी अगर हम छिलका उतारेंगे तो उसके अंदर से अगर पी का एक सीड को ऐसे स्क्वीज करेंगे तो उसके अंदर से दो पार्ट निकलेंगे ना ऐसे। ब्लैक ग्राम में भी निकलेंगे, किडनी बीन्स में जो बीन्स होती हैं उनके अंदर भी निकलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑल दीज आर डाइकोट सीड्स। गॉट इट। तो डाइकोट सीड का हमें अब क्या बनाना है, अब ये तो डाइकोट सीड है बंद, हमने क्या करना है, इसको पानी में भिगोया, थोड़ा सा ये इम्बाइब हो गया, और अब उसको, क्योंकि इसके सीड कोट्स भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, तो वो आराम से उतर जाएंगे सोख होने के बाद। उसको उतारा और इसको ऐसे खोल लिया, तो खुले हुए सीड का, डाइकोट सीड का ये डायग्राम है। बस इसमें हमें पार्ट्स पता होने चाहिए और ये हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको, ये ड्राइंग आपके सामने मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आप भी ड्रॉ कर पाओ। यहाँ पे देखो बेटा, दीज आर टू कॉटिलिडन्स। अभी दो कॉटिलिडन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये हैं दो कॉटिलिडन। अरे इस कॉटिलिडन को क्या हुआ, दीज आर टू कॉटिलिडन्स। ये बीच में मैंने क्या बनाया है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस जिसको हम टाइजेलम भी बोलते हैं। क्या है ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसका एक और नेम क्या है, दैट इज टाइजेलम। याद होता है रख लीजिए बेटा, नहीं याद होता तो टेंशन में नहीं आना, कोई बात नहीं। तो ये है हमारे पास क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये बिल्कुल इमेजिनरी एक्सिस होती हैं, ये एक्चुअल में नहीं होती। हम मान के चलते हैं कि अगर खोलेंगे तो इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो ये दो क्या है, इन दो को हम लेबल कर लेते हैं, ये दो चीजें क्या है, दीज आर टू कॉटिलिडन्स। क्या काम है इनका, क्या सिग्निफिकेंस है, स्टोरेज ऑफ फूड या स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि जब ये सीड जर्मिनेट होगा, स्टार्टिंग में इसको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, कोई भी नहीं देगा, और खुद की रूट्स इसकी अभी उगी नहीं ताकि वो सॉइल से ही न्यूट्रिशन ले ले। तो उस वक्त इनिशियल जर्मिनेशन के टाइम पे जब ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, तो इसको अपना खाने का बैग खुद बांध के लेके जाना है, उस वक्त उसको सारा न्यूट्रिशन खुद से ही पूरा करना है। उसके बाद अब यहाँ पे ये मैंने क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये दो, ये क्या है, दिस इज नोन एज द कॉटिलिडनरी एक्सिस, कॉटिलिडनरी एक्सिस। फिर ये जितना भी पोर्शन हमारे पास प्रेजेंट है कॉटिलिडन से ऊपर का, इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। क्यों बोलते हैं, एपी मींस अबव, कोटाइल मींस दी कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के ऊपर का हिस्सा। तो ये है मेरे पास कॉटिलिडन, उससे ऊपर का जितना भी ये हिस्सा प्रेजेंट है, ये सारा क्या है, दिस इज एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल की टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो एपिकोटाइल की टिप है, मैंने कहाँ पे खत्म किया है, चलो इसको यहाँ खत्म कर लेते, बहुत बड़ा एम्ब्रियो बना दिया, नहीं को थोड़ा स्मार्ट सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बस यहीं तक था और ये भी सिर्फ यहीं तक था, है ना। तो यहाँ पे टिप पे जो प्रेजेंट है, ये जो टिप है, टिप ऑफ द एपिकोटाइल, इस टिप ऑफ द एपिकोटाइल को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल। और प्ल्यूम्यूल का क्या फेट होता है, सारा का सारा जितना भी शूट सिस्टम है प्लांट का, वो कहाँ से डेवलप होगा, फ्रॉम दी प्ल्यूम्यूल। उसके बाद ये जितना भी पोर्शन है बेटा, कौन सा, ये जितना भी पोर्शन है मेरे पास, ये वाला कॉटिलिडन के नीचे वाला, ये सारा का सारा क्या होता है हमारे पास, दिस इज हाइपोकोटाइल। हाइपो बोले तो नीचे, कोटाइल बोले तो कॉटिलिडन्स। और इसकी टिप, हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी रेडिकल। और रेडिकल क्या बनाएगी, सारा का सारा रूट सिस्टम। बस डाइकोट सीड में और क्या होता है, बच्चे ऐसे, अरे मैडम आ तो गया, बना भी लेते हैं, हमें तो अब तक एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल नहीं पता चली। अरे भैया एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल में क्या है, कॉटिलिडन के ऊपर का जितना हिस्सा है एपिकोटाइल, नीचे का जितना हिस्सा है इट इज हाइपोकोटाइल।
इस सारे को ही बोल सकते हो आप, कोटिलिडन के नीचे वाले हिस्से को। और ये क्या है, कोटिलिडनरी एक्सिस, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोटिलिडनरी नोड भी कभी आ जाए तो वो यही होती है। अब मैंने एक चीज और बताई थी, जो डाइकोट सीड है, जो डाइकोट सीड है ना, मोस्टली कैसे होते हैं ये डाइकोट सीड, ये होते हैं बेटा क्या बोलेंगे उनको, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, तो दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। डाइकोट सीड क्यों है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मैंने बताया था क्या करते हैं, ये सारा का सारा न्यूट्रिशन अपने कोटिलिडन्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं फॉर फर्दर यूसेज। तो क्या एग्जाम्पल है, किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको लिखें। एग्जाम्पल क्या है भाई, आप लिख लीजिए, पी का लिख लीजिए, उसके बाद आपके पास ग्राम का आ गया, इस तरह के दो दो वाले जितने मर्जी और एग्जाम्पल इसके अंदर आप ऐड करते चले जाइए। बीन्स आ गई, ये सारे हो गए हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बट मैंने क्या कहा था कि कुछ डाइकोट्स ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे हैं, जिनके पास एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बच जाता है, तो वो वाले डाइकोट्स जो होते हैं एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड्स, कौन से डाइकोट्स हैं जिनके सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, वो डाइकोट्स हैं हमारे पास बेटा कॉटन, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दैट इज केस्टर, ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स का। इसके अलावा कॉफी, इसके अलावा सनफ्लावर, ये सारे के सारे क्या है तो डाइकोट्स, लेकिन इनके पास एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट। और इनको और क्या बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड को, दीज आर आल्सो नोन एज द एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जिनके पास नहीं प्रेजेंट होगा उनको हम क्या कहेंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। समझ में आ गया। सिमिलरली अब ये तो हो गया डाइकोट की बात, अब आ जाते हैं मोनोकोट पे। तो मोनोकोट कैसे होते हैं, मोनोकोट होते हैं बेटा मोस्टली एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। क्या होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, आप इसके आगे लिख भी सकते हैं, जिनके पास एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है, एंडोस्पर्म बचा हुआ है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। डाइकोट्स के अंदर कंज्यूम हो जाता है और बाकी स्टोर हो जाता है, लेकिन हमने एक्सेप्शन लिख ली जहां पे ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली एल्ब्यूमिनस, बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या आ जाएगी यहाँ पे सोच सकते हो, वेलिसनेरिया। और एग्जाम्पल क्या आ गई, पोथोस। पोथोस पता है किसका नेम है, मनी प्लांट। उसके अलावा एग्जाम्पल दूं, फैमिली ऑर्किडेसी, ऑर्किड्स। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके आ गए, वो मोनोकोट सीड जो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को हजम कर जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये कौन से वाले सीड हो गए, नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड्स। कौन से हैं, नॉन एंडो, तो मैंने एक्सेप्शन लिख ही दिया, तो एक्सेप्शन से आप लोग समझ जाओगे कि ये है मोनोकोट है बट नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब मोनोकोट सीड को भी हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो वैसे तो ड्राइंग हमारे सामने है, डाइकोट की भी देखो सामने थी, उसको एक्सप्लेन किया हमने। ये देखो ये क्या है, ये क्या बनाए हैं, दीज आर कोटिलिडनरी नोड्स। ये क्या है, दो कोटिलिडन। ये जो टिप है इन्होंने गलत लेबल किया, दिस टिप इज प्लीम्यूल, दिस टिप इज रेडिकल, और ये इतना पोर्शन जो आया ये ऊपर का एपिकोटाइल, और ये जो कोटिलिडनरी नोड से और नीचे का रेडिकल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज हाइपोकोटाइल, और ये जो कोटिलिडनरी नोड से प्लीम्यूल तक का डिस्टेंस है इट इज एपिकोटाइल। गॉट इट। अब ऐसे ही ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द मोनोकोट सीड। अगर इसको ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, चलो हमें तो ड्राइंग करनी सीखनी है, क्योंकि अगर बोर्ड वाले बच्चों को ये आ गया ड्रॉ करना तो कैसे, और मोस्टली आ ही जाता है ड्रॉ करना ये, है ना। तो ये हमारे पास हो गया क्या, सीड की आउटलाइन। कौन सा सीड है ये, टीएस बना रहे, एलएस है ये मेज का, भुट्टा मक्के का सीड। गॉट इट। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस तरह से एक पार्टीशन प्रेजेंट है,
और बाहर इसके क्या प्रेजेंट है, ऐसे। ये हिस्सा क्या है, ये सारा का सारा हिस्सा है क्या, एंडोस्पर्म। क्योंकि मैंने क्या कहा, मोनोकोट में मोस्टली एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। तो एंडोस्पर्म कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले हिस्से में। कैसा एंडोस्पर्म होता है इन मोस्ट ऑफ दी मोनोकोट, स्टार्ची। लेकिन इसके बाहर, पूरे एंडोस्पर्म के बाहर एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। इस प्रोटीन की लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोटीन लेयर इज नोन एज द एल्यूरोन लेयर। तो इसको लेबल कर लेते हैं, ये क्या है, एल्यूरोन लेयर। किस चीज की बनी हुई है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ दी प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद ये नीचे नीचे सारा का सारा हमारे पास एम्ब्रियोनल पार्ट आ जाएगा। उसमें क्या है, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक पेपरी कॉटिलिडन। दिख नहीं रहा डायग्राम के अंदर, ये पेपरी कॉटिलिडन है। और एम्ब्रियो जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं खड़ा हुआ, एम्ब्रियो हल्का सा टिल्टेड है। ये यहाँ पे बना रखा है ना, तो एम्ब्रियो में इन्होंने सिर्फ क्या दिखा रखा है, बस ये पोर्शन इस तरह से दिखा रखे हैं। और ये नीचे अगर कहीं पे सस्पेंसर बचा है तो वो ठीक है, इसको अभी हम कर लेंगे। डिटो नहीं बना सकते, मतलब बन सकता है, कोई टेंशन नहीं है, आप बना लेना। ठीक है, मुझे तो सिर्फ पार्ट समझाने हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये क्या बनाया है, ये बनाया है मैंने कोटिलिडन। और ये कोटिलिडन कैसा होता है, ग्रासिस के अंदर इट इज पेपरी। पेपरी का मतलब समझ गए, बहुत ज्यादा थिन थिन है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्क्यूटेलम। दिस इज नोन एज स्क्यूटेलम, दिस इज एम 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 है। उसके बाद ये क्या हो गई हमारे पास, सारी की सारी ये है हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, सॉरी ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है हमारे पास कोटिलिडनरी नोड। इसको लेबल करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लिव इट। हम आ जाते हैं मेन एम्ब्रियो पे। अब एम्ब्रियो में भी हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, देखिए एम्ब्रियो पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास। एक ये वाला एंड प्रेजेंट है, एक ये वाला एंड प्रेजेंट है। ये वाला जो एंड प्रेजेंट है, ये वाली टिप, ये क्या है, दिस इज प्ल्यूम्यूल। ये वाली टिप क्या है, दिस टिप इज रेडिकल। मैंने कल बताया था मोनोकोट के केस में प्ल्यूम्यूल और रेडिकल जो हैं, दीज आर कवर्ड ओवर बाय शीथ, लीफ शीथ्स, प्रोटेक्टेड होते हैं ये ऐसे। तो ये जो लीफ शीथ प्ल्यूम्यूल के ऊपर प्रेजेंट है, इसको प्ल्यूम्यूल पी से ही लिखेंगे। शीथ मींस कोलियो या कवरिंग पटाइल। और इसके पास ये जो शीथ प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोलियोराइजा। अब क्योंकि बनाया है तो बनाने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, मैंने इसलिए ड्रॉ किया, अदरवाइज मेरे सामने पड़ा हुआ था। तो ये सारा का सारा क्या है, एंडोस्पर्म। कौन सा एंडोस्पर्म, इट इज स्टार्ची एंडोस्पर्म। बाहर ये जो सीड कोट या फ्रूट वॉल प्रेजेंट है, ये किस चीज की, ये अच्छा इसकी, ये तो सीड कोट की सीड कोट आ गई। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर किस चीज की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। ये सारा एंडोस्पर्म है। फिर यहाँ पे स्क्यूटेलम, पेपरी स्क्यूटेलम है, यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ जो दिख नहीं रहा है, नॉट विजिबल टू अस। और ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे पड़ा हुआ है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दिस इज प्ल्यूम्यूल, नीचे वाला इज रेडिकल, रेडिकल के ऊपर जो शीथ है कोलियोराइजा, प्ल्यूम्यूल के ऊपर जो है कोलियोप्टाइल, और स्क्यूटेलम क्या है, ये पेपरी कॉटिलिडन। बस दैट्स इट। तो डाइकोट और मोनोकोट सीड को आपको ड्रॉ करना आ गया। और डेवलपमेंट मैंने बता ही दी, जब ओव्यूल राइपन्ड हो जाएगा। कब राइपन होगा, जब उसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, तो उस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, सीड। तो बेटा इसके साथ मोनोकोट और डाइकोट सीड की डिस्क्रिप्शन तो हो गई खत्म, लेकिन एक और चीज स्टार्ट हो गई, दैट इज सीड वायबिलिटी। अब सीड वायबिलिटी क्या होती है, एंड डोरमेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट सीड वायबिलिटी। अब सीड वायबिलिटी एक्सप्लेन करने से पहले ना बेटा, आपकी एनसीईआरटी के अंदर सीड की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, जो कि बहुत जनरल टॉपिक है, जिसको आप खुद करोगे। सीड क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशंस के लिए जरूरी है, इट एक्ट एज आर फूड। फूड के अलावा ये अगली नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर आपने अगर करना है तो उसमें भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीड्स को नहीं स्टोर करोगे तो अगले साल उगाओगे क्या,
खाओगे क्या, तो फूड भी है, ये आपको एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है। ये वो छोटी 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 इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो वो आप अपने आप से पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। अब आ जाइए आप सीड वायबिलिटी पे। व्हाट इज सीड वायबिलिटी? सीड वायबिलिटी होती है बेटा टाइम पीरियड फॉर विच द सीड इज एबल टू जर्मिनेट। टाइम पीरियड फॉर विच seed is able to जर्मिनेट, इसको हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी या वायबिलिटी पीरियड होता है वो टाइम। सीड वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट। अब ये सीड वायबिलिटी कैसे है, और ये सीड डोरमेंसी भी अलग बताएंगे। सीड वायबल कैसे होते हैं, अपनी वायबिलिटी को कैसे मेंटेन, आपको पता है ना कुछ सीड्स तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक, मैनी ईयर्स तक अपने आप को वायबल रख सकते हैं, और कुछ का टाइम पीरियड बहुत, कुछ की वायबिलिटी बहुत शॉर्ट होती है कि थोड़े ही दिन के बाद, 2 3 या 4 दिन के बाद। वैसे सीड्स में यूजुअली ऐसा होता नहीं, वी शुड टॉक अबाउट मंथ्स। कुछ मंथ्स के बाद उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, कुछ सीड्स की कुछ ईयर के बाद वायबिलिटी खत्म हो जाती है कि आप उनको उगाओगे तो वो उगेंगे नहीं, है ना, तो उनका वायबिलिटी पीरियड बहुत छोटा था। तो सीड वायबल कैसे होते हैं, सीड की वायबिलिटी के लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सबसे बड़ी जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट हो गया, उसके अलावा सीड का टेम्परेचर, आसपास की क्या इन्वायरमेंट है, और क्या चीज हो गई यहाँ पे, वाटर। अब वाटर कंटेंट तो हमने बोल ही दिया। जब भी सीड, कोई भी सीड होगा उसको स्टोर अगर आपको करना, अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ पहले इस बात को सुनो। सीड को, जब सीड अपने आप को गिरा, मैच्योर हुआ, उसके बाद वो अपने आप को ड्राइज अप कर लेता है। ड्राई अप होने के बाद एक ड्राइड सीड के अंदर जो आपने स्टोर कर लिया, उसके अंदर जैसे राजमा है, चने हैं, आप अपने घर के अंदर ये सारा का सारा अनाज स्टोर रखते हो ना, ग्रोसरी शॉप्स के ऊपर भी अंदर भी पड़ा हुआ है जहाँ से हम परचेज करके लाते हैं, तो वहां पे सीड, क्या वो गीला सीड है? नहीं है ना, वो कैसा है, डिहाइड्रेटेड है। तो वो डिहाइड्रेट हुआ है, खुद से हुआ है, खुद से सूख गया, वो ड्राइज अप हो गया, उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया। कितना हुआ है? एनसीईआरटी के अंदर वो मेंशन्ड है, इट इज 10 to 15% बाय मास। बाय मास का मतलब समझते हो? टोटल अगर 100 ग्राम का एक सीड है, वैसे होता नहीं है, एग्जाम्पल दे चलो 10 ग्राम का मान लो, 10 ग्राम का एक सीड है, तो समझ गए 10 में से 0.1 या 0.15, 0.01 या 0.15 का क्या हो जाएगा, ग्राम्स का हमारे पास वो हो जाएगा, उसके अंदर मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा इतना। तो 10 to 15, तभी मैं 100 से समझाना चाह रही थी, अगर 100 ग्राम का सीड है तो 10 या 15 ग्राम ही उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है तो बेटा इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। और सीड वायबिलिटी क्या है, मैंने बता ही दिया, टाइम पीरियड है, तो कुछ का महीनों होता है, कुछ का हफ्तों होता है, कुछ का सालों हो सकता है, और कुछ का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हो सकता है। और हमारी एनसीईआरटी के अंदर वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहां पे जो वायबिलिटी पीरियड है वो क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर है। एग्जाम्पल दे, ल्यूपिनस, ल्यूपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूपाइन, कॉमन नेम है इसका ल्यूपाइन। इसका जो सीड वायबिलिटी है ना, इट इज 10,000 ईयर्स। मुझे कैसे पता? क्योंकि इसको, इट वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा में बर्फ के नीचे दबा पड़ा था ये सीड ल्यूपाइन का, 10,000 साल पहले दबा हुआ था। जब वो हमें मिला एक्सकेवेशन के बाद तो हमने उसको उगाया और वो उग गया। तो इसका मतलब उसका वायबिलिटी पीरियड देखो कितना था, 10,000 साल के बाद भी वो उग गया, तो उसमें वायबिलिटी थी तभी तो वो उग गया। एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं जो अगेन हमारी एनसीईआरटी से है। वो एग्जाम्पल किसका है? वो है हमारे पास फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये दो एग्जाम्पल भूलने नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा
फेरा। किसका नेम है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा? ये है, किसका है पता है? फिनिक्स को क्या है? डेट पाम। ये है डेट पाम, इस ट्री का नेम है। ये कहां से मिला? डेड सी के पास ना किंग हेरोड्स पैलेस है। किंग हेरोड्स पैलेस, ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर सब लिखा हुआ है। कहां पे? नियर डेड सी। और वहां के सेडिमेंट से इसको एक्सकेवेट किया गया, तो पता चला कि ये कम से कम 2000, कितने, 2000 साल पुराना ये सीड है। लिख लीजिए कितना है, 2000 साल, 2000 ईयर पुराना ये सीड है। और तब भी जब इसको उगाया गया तो ये उग गया। तो ये दो लॉन्ग वायबिलिटी के एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी के हैं, जिनको हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इनका कहाँ से मिले थे, कितना इनका वायबिलिटी पीरियड है, और क्या क्या इनके नेम है। अब आप आ जाइए किस पे? सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी क्या है, नाम से पता चल रहा है, छोटी क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं। सीड डोरमेंट हो गया मतलब जब फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं सीड के लिए? क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं? है तो बहुत सारी, हम सिर्फ मेजर की बात करेंगे। सीड की जर्मिनेशन के लिए, है ना, फेवरेबल कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। और कौन सी? मेजर, बड़ी जो मेन वाली है, सिर्फ उनकी बात करेंगे। नंबर 1 तो क्या आ गया? मॉइस्चर कंटेंट, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या ह्यूमिडिटी, इसी को लिखते हैं। नंबर 2 क्या आ गया? एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। और क्या चीज आ गई? थर्ड इज न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल। अगर खाना ही खत्म हो गया फिर वो क्या जर्मिनेट करेगा बेचारा। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अगर सीड को जर्मिनेट करना है। और सीड अगर इनफेवरेबल कंडीशन में है, उसके बावजूद भी वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन वाइबल सीड या इनवाइबल सीड। समझ गए? तो इनएबिलिटी ऑफ सीड, inability of seed to germinate even favorable conditions are present, even when favorable conditions are present। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनवाइबल सीड या नॉन वाइबल सीड, है ना। नॉन वाइबल लिख लो, इनवाइबल लिख लो, जो आपको अच्छा लगेगा। नॉन वाइबल सीड्स। और कई बार क्या होता है, सीड उग नहीं रहा है, वो किस वजह से? क्योंकि वो अपनी डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है, कि मेरा अभी मौसम नहीं आया है, या और भी, कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो सीड उग जाएगा। अभी मेरे लिए कंडीशंस अनफेवरेबल है, इसलिए मैं नहीं उगूंगा। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी। मतलब इनएबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट इन द एब्सेंस ऑफ, लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे, सीड डोरमेंसी क्या होती है? इनएबिलिटी ऑफ द सीड, inability of seed to germinate in the absence of favorable conditions। और इसमें ऐड कर लेना ऑन दी ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द सीड जर्मिनेट्स। इसका मतलब वो एक वाइबल सीड था। अगर वो नॉन वाइबल होता तो उसको कितनी भी फेवरेबल कंडीशन देते रहो वो तब भी नहीं उगेगा। उसका मतलब उसकी वायबिलिटी खत्म हो चुकी है, उसमें देयर इज नो एबिलिटी टू जर्मिनेट फर्दर। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, ये हमने पता कर ली। उसके बाद एक छोटा सा अकाउंट ना मैं यहीं पे आपको दे देती हूँ, किसका? फ्रूट का। कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास, पर चलो क्योंकि ये भी एक इवेंट है तो हम पढ़ लेते हैं। दैट इज फ्रूट फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। क्या होता है फ्रूट?
fruit is the ripened and swollen ovary, इसको हम बोलते हैं फ्रूट। इससे ज्यादा फ्रूट के बारे में और क्या बताऊं। फ्रूट की जो वॉल होती है, फ्रूट वॉल, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। जैसे सीड की क्या थी, पेरी स्पर्म, पेरी मीन्स आसपास चारों तरफ, स्पर्म मीन्स सीड, तो सीड के आसपास की लेयर, और ये क्या है, पेरिकार्प, कार्प मीन्स फ्रूट, पेरी मीन्स उसके चारों तरफ, कार्प का मीनिंग क्या होता है, फ्रूट। तो पेरिकार्प के फ्रूट के अंदर तीन हिस्से होते हैं, एक होती है एपिकार्प, एक होती है मीजोकार्प, और एक होती है एंडोकार्प। अब इसमें से कौन सा एडिबल है, कौन सा कैसे है, क्या है, इनके बेसिस पे फ्रूट्स की बहुत सारी डाइवर्स क्लासिफिकेशन है। जैसे हम मैंगो में लें, मैंगो के अंदर जो मैंगो का बाहर का छिलका है, जब हम मैंगो शेक बनाते हैं उसको पील ऑफ कर देते हैं ना, तो जो सबसे बाहर का है दैट इज एपिकार्प। वो पल्प डिलीशियस जो हम खाते हैं वो क्या है, मीजोकार्प। और जो स्टोनी अंदर गुठली पड़ी हुई है ना, द सीड ऑफ मैंगो, दैट इज एंडोकार्प। गॉट इट। चलिए ये अच्छा, और अगर आप कोकोनट के केस में देखो, कोकोनट के केस में क्या हो जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हो ना, बाहर का जो ग्रीन ग्रीन हो गया, जो कवर हो गया, वो एपिकार्प है, बीच में जो फाइबरस सारा का सारा आ गया मीजोकार्प है, और एंडोकार्प जो है कोकोनट में वो एडिबल है। उसके अलावा बस हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या जानना है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स हमारे पास कितनी टाइप के हैं। यूजुअली फ्रूट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो 11th में खत्म हो चुका है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इसको टच कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स, अरे एक तो है ट्रू फ्रूट्स, एक होते हैं हमारे पास फॉल्स फ्रूट्स, झूठे फल भी खाते हो आप लोग, हाँ। तीसरे हैं हमारे पास दैट इज पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स। अब ट्रू फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट कौन सा होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा फ्रूट सिर्फ ओवरी से बना है, ओनली ओवरी इज इन्वॉल्व्ड, और कोई भी फ्लोरल पार्ट इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। नो अदर फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट्स। इधर आ जाइए फॉल्स फ्रूट पे। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, अलोंग विद ओवरी, ओवरी तो है ही, प्लस अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करे तो फ्रूट हो जाता है फॉल्स। एग्जाम्पल लिखूं, लिखूं और आपको यकीन भी नहीं आएगा। एप्पल, पेयर, एप्पल जो खाते हैं ना, एप्पल में ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी फ्यूज हो गया, मतलब वो थैलेमस ही खा रहे हो बेसिकली आप। इधर क्या आ गया, पेयर, इसके अंदर भी क्या कर हो रहा है, थैलेमस इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ओवरी नहीं, थैलेमस इन्वॉल्व है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। और एक तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई जिनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये क्या होते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं और ओवरी स्वॉलन हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइपन्ड, स्वॉलन एंड फर्टिलाइज्ड, यहाँ आई मस्ट मेंशन है ना, फर्टिलाइज्ड, ripened and swollen ovary is known as the फ्रूट। समझ में आ गया, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। और ये भी सब हमने 11th में पढ़ लिया है। और यहाँ पे एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम हमेशा याद रखते हैं, आर फेवरेट, दैट इज बनाना। ये हो गया फ्रूट खत्म। चलिए अब लास्ट के दो टॉपिक हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे बचे हैं। वन इज एपोमिक्सिस एंड अनदर वन इज पार्थिनोकार्पी। बस दो चीजें।
वो पढ़ लेते हैं। अब व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या होता है? एपो, अब ये दो टर्म के मिलने से बना है एपो। एपो का मीनिंग होता है बेटे विदाउट, एंड मिक्सिस, मिक्सिस का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स, मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स। विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमीट क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स को आप क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन ही तो बोलोगे। तो फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो बन गया। क्या मैम ये पॉसिबल है? मेरे बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है। मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखवाऊंगी या टू टाइप्स लिखवाऊंगी जहाँ पे आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। एपोमिक्सिस टू टाइप की होती है मेजर। सबसे पहले होती है रिकरेंट, रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी। पहले इसी को समझ लेते हैं। देखो रेकरेंट, रेकरेंट का मतलब समझ रहे हो ना, बार बार। ए गैमो, ए मीन्स विदाउट, गैमो मीन्स गैमीट्स, स्पर्मा मीन्स सीड। लिखें इसको, ए मीन्स विदाउट, गैमो मीन्स गैमीट्स, एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। मैंने कहा था ना बायो कैसे सीखते हैं, टर्म्स को तोड़ तोड़ के। अब बता सकते हो आप कि बिना गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट के ही, विदाउट मीन्स बिना गैमीट्स के, सीड बन रहा है। ए गैमोस्पर्मी कैसे बन रहा होगा, सोच सकते हो? सीड कहाँ से बनता है? आप देखो बेटा, ये है सपोज मेरे पास ओव्यूल, बना लें एक। हमने बनाया ओव्यूल, चलो रफ आइडिया ही लेना है हमें। तो ये है ओव्यूल, एक इंटेग्यूमेंट, दिस इज दी अदर इंटेग्यूमेंट। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? बीच में एम्ब्रियो सैक। या एम्ब्रियो सैक से पहले ये क्या था? इट वॉज मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम ये उस स्टेज पे पड़ा हुआ है, अभी ये पका नहीं है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मेगास्पोरेंजियम है। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या पड़ी हुई थी? कोई एक सेल जो माइक्रोपाइलर साइड पे है, वो अपने आप को स्पेशलाइज करती है और क्या बना लेती है? एक मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना लेती है? मेगास्पोर मदर सेल। यही पढ़ा था ना हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट या मेगास्पोरोजेनेसिस में। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है? इट अंडरगोज मियोसिस। ये डिप्लॉयड होती है। ये जब मियोसिस करती है तो इससे क्या बन जाते हैं? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। और वो मेगास्पोर कैसे होते हैं? एन होते हैं, और कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक बच जाता है चलाजालैंड की साइड वाला। ये स्टोरी पढ़ी थी। अब इस स्टोरी में आप सोचो, ये हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? हमें पोलन नहीं मिल रहा, या कुछ और कुछ भी हो सकता है केस। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये अकड़ गई कि भैया जो हूं सब कुछ मैं ही हूं। तो मेगास्पोर मदर सेल कहती है बस मैं ही हूं यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड में होने नहीं दूंगी खुद को, और कुछ डिप्लॉयड में बनने नहीं दूंगी। तो यही मेगास्पोर मदर सेल एंड तक अब जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है तो इसी में माइटोसिस होंगी। इसी की माइटोसिस से क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक बन गया, जिसमें एंटीपोडल बन गए, वो भी डिप्लॉयड, सिनर्जिड बन गए, वो भी डिप्लॉयड, सब कुछ डिप्लॉयड पड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करे ही ना, और डायरेक्टली वो क्या हो जाए? वो एक्ट करने लग जाए किसकी तरह? जाइगोट की तरह। तो मेगास्पोर मदर सेल एक्ट्स एज जाइगोट। तो बस ये जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। तो क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ी? पड़ी ही नहीं भैया। मेगास्पोर मदर सेल तो खुद ही डिप्लॉयड थी, हमें जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजेशन करने की। तो ये क्या हो गया?
रेकरेंट एगैमोस्पर्मी, अपने आप ही बिना गैमीट फॉर्मेशन के ही, गैमीटोफिटिक स्टेज तो आने ही नहीं दी, सीधा स्पोरोफिटिक से सीधा एम्ब्रियो बना दिया। गैमीट तो बना ही नहीं, गैमीट बनता तो पहले मेगास्पोर बनते, ये मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होती, फिर वो एम्ब्रियो सैक बनता, उसके अंदर एंटीपोडल बनते, उसके अंदर सिनर्जिड बनते और एक एग सेल बनती। उस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। वो बनने ही नहीं दिया, किसने? मेगास्पोर मदर सेल खुद ही जाइगोट की तरह एक्ट करने लग गई। या दूसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसके अंदर क्या है? एडवेंटिव वर्ड कहाँ से आया? एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ी थी ना 11th में मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? कोई भी रूट अदर देन रेडिकल, प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर रूट निकल रही है बट उसका ओरिजिन रेडिकल से नहीं है, मतलब स्टेम से निकले, नोड से निकले, कहीं से भी, तो उनको हम क्या बोलते थे? एडवेंटिशियस, कि एक्चुअल ओरिजिन की बजाय कहीं और से निकल रही है, तो उसको हम ट्रू रूट नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस। ऐसे ही एडवेंटिव का मतलब क्या है? जहां से निकलना चाहिए, बनना चाहिए स्ट्रक्चर, वहां से नहीं बन रहा। अब यहाँ पे आप यही केस देखो, है ना, यहाँ पे भी एक ओव्यूल बना लिया जाए क्या अलग से? ये लो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये लो, एम्ब्रियो सैक तैयार पड़ा हुआ है। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे फीमेल बैठी है, ये सिनर्जिड्स बैठे हैं, ये एंटीपोडल्स बैठे हैं हमारे पास। दिस फीमेल इज वेटिंग, और यहाँ बीच में दो पोलर न्यूक्लियस, फीमेल वेट कर रही है, पोलन आएगा 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 आएगा, कभी पॉलिनेशन होगी, पोलन आएगा, पोलन ट्यूब बनेगी और मेरे को क्या मिलेगा? मेल गैमीट मिलेगा। पर वो पॉलिनेशन ही नहीं हुई, हुई भी तो किसी तरह से पोलन ट्यूब नहीं बनी, पोलन ट्यूब बनी भी तो वो मिशन ही अबॉर्ट हो गया सारा। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती अगर पोलिनेशन ना हो, या ट्यूब ना बने, या कोई और भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए। इस केस में क्या करता है? ये जो आसपास की सेल्स है ना, इंटेग्यूमेंट की सेल या न्यूसेलस की सेल, वो क्या करती हैं? क्योंकि इंटेग्यूमेंट क्या था? 2n, स्पोरोफाइट का हिस्सा था। न्यूसेलस क्या था? 2n। दे स्टार्ट टू एक्ट एज, कैसे? इंटेग्यूमेंट्री सेल्स, या इनको हम क्या बोलेंगे? सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट, ऐसे लिखना ज्यादा करेक्ट है। सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स और न्यूसेलस कैसी होती हैं? डिप्लॉयड, दे स्टार्ट टू एक्ट एज जाइगोट, और ये बना देती हैं एम्ब्रियो। तो क्या यहाँ पे किसी तरह का फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ ना। डायरेक्टली ये जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है, ये स्पोरोफिटिक टिश्यू है, इसकी सारी की सारी सेल्स क्या है? डिप्लॉयड है। ये अकड़ गई कि भैया ठीक है, नहीं हो रही पॉलिनेशन, ना होने दो, हम डिप्लॉयड है ना, कोई बात नहीं, हम मोर्चा संभाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? इन सेल से एम्ब्रियो बन जाता है डायरेक्टली, क्योंकि ये सेल क्या है? डिप्लॉयड है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एपोमिक्सिस। और किस में देखने को मिलता है ये एपोमिक्सिस? ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती है? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, मैं भी लिखूंगी। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एस्टरेसी फैमिली एंड ग्रासेस, एस्टरेसी फैमिली में और ग्रासेस में देखने को मिलती है हमें ये। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज पोली एम्ब्रियोनी, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अब इस पे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, क्योंकि कुछ ज्यादा इनके बारे में एनसीईआरटी में बात नहीं की हुई, इसको वैसे ही समझा देते हैं। पोली, पोली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यूजुअली हम क्या कहते हैं? एक ओवरी में एक ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर एक सीड। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? मैनी एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इनसाइड सीड इंस्टेड ऑफ वन, इंस्टेड ऑफ वन। तो ये किस किस तरह से हो सकता है? सोच सकते हो इसको? या तो देखो, इसके तरीके बहुत सारे हैं, वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, पर चलो आपको क्यूरोसिटी होगी। अच्छा, इसका एग्जांपल भी दे देते हैं। पोली एम्ब्रियोनी कहाँ पे देखने को मिलती है? पोली एम्ब्रियोनी हमें मिलती है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर।
किन्नू हो गया, संतरा हो गया, इनके जो सीड्स होते हैं उनको स्क्वीज करके देखना। हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ट्राई टू स्क्वीज दी सीड्स ऑफ सिट्रस फ्रूट, उनके अंदर से आपको मैनी एम्ब्रियोज एट ए टाइम देखने को मिलेंगे। तो ये है पोली एम्ब्रियोनी, इसमें मैनी एम्ब्रियोज बनेंगे कैसे? सपोज हमारा जाइगोट बन गया, मेल और फीमेल, फर्टिलाइजेशन हो गई एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल और मेल की, वो जाइगोट बन गया। अब जैसे ह्यूमन में नहीं होता ट्विंस बन जाते हैं, एक जाइगोट क्लीव हो गया इनटू टू, दो ब्लास्टोमियर बनने के बजाय वो दो जाइगोट बन गए। ऐसे ही अगर जाइगोट डिवाइड हो जाए, जाइगोट बना है एक, पर उसमें एक माइटोसिस हुई, वो दो सेल्स बन गई ना, तो ये अलग बिहेव करने लग गया जाइगोट की तरह, ये वाली सेल अलग बिहेव, तो क्या हो जाएंगे दोनों जाइगोट, क्या करेंगे, दो अलग अलग एम्ब्रियो बनाएंगे, तो क्या होगी, पोली एम्ब्रियोनी होगी। या फिर जो ये पीछे वाला केस हमने अभी पढ़ा है, ये वाला एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ये भी पोली एम्ब्रियोनी का केस है। सपोज ये न्यूसेलर सेल या इंटेग्यूमेंट की 4 5 6 8 10 12 15 25 कितनी भी सेल जो है एक ही टाइप में एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दें, तो कितने सारे एम्ब्रियो इसके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बेस पे इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन उतनी टाइप्स हमें पढ़नी नहीं है, तो दिस इज सफिशिएंट। बस एक चीज जान लो जो लास्ट में जाते जाते मैं बताऊंगी, कि एक टर्म होती है पार्थिनोजेनेसिस और एक टर्म होती है पार्थिनोकार्पी। भाई इन दोनों का प्लीज जरूर डिफरेंस रखा करो, बहुत सारे बच्चे इन दोनों को बिल्कुल इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। पार्थिनोजेनेसिस होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये टर्म यूज होती है सीड के लिए। इट इज इक्वलेंट टू एपोमिक्सिस, जो हमने एपोमिक्सिस की बात की ना, तो एपोमिक्सिस का एक टाइप आप इसको भी लिख सकते हो, किसको लिख सकते हो, इसका एक टाइप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। अब उसके बाद आ गई पार्थिनोकार्पी, ये क्या है, इट इज फ्रूट फॉर्मेशन, इट इज फ्रूट फॉर्मेशन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। बस याद कैसे रखोगे, ये कार्पी याद रखो, कार्पी का मीनिंग होता है, कार्प का मीन होता है फ्रूट, फ्रूट बोले तो कार्प, तो अगर कार्प आ गया पार्थिनो कार्पी मतलब फ्रूट फॉर्मेशन की बात हो रही है कि फ्रूट बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर जेनेसिस है तो फ्रूट की बात नहीं हो रही, सीड की बात हो रही है कि सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अब इसका एक बढ़िया सा सुंदर सा लाइफ साइकिल वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, बट ट्राई टू ड्रॉ इट ताकि आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सम अप हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।